हेलो बच्चों। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया था, समझ लिया था। तो आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 का यानी जो श्वसन चैप्टर है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ये 2011 से लेके अब तक का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूरी तरह आने के चांसेस हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न में ये कहता है कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने के बाद कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब एडीपी एडीपी का विखंडन होता है, जब एडीपी टूटता है तो कितनी ऊर्जा क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है, यानी कितनी ऊर्जा रिलीज होती है। तो सबसे पहले आपको तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि एडीपी क्या होता है। बच्चों दो चीजें हैं, एक तो आपका होता है एटीपी, एक होता है आपका एटीपी, ठीक है, और एक होता है आपका एडीपी, ए डी पी। देखिए ये दोनों ही क्या है, ऊर्जा का रूप। ये दोनों ही क्या है? ऊर्जा का रूप। इसमें सिर्फ इतना समझिएगा कि जो एटीपी होता है इसमें तीन ऊर्जा, इसमें 3 गुना ऊर्जा होता है, और इसमें डबल मतलब 2 गुना ऊर्जा होता है, ठीक है ना। यानी एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका होता है एडेनोसिन डबल फॉस्फेट, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, डबल फॉस्फेट होता है, और इसमें कितना होता है, ट्रिपल फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यानी एटीपी टूटने से क्या बनता है, एडीपी बनता है, और इस तरह से फिर हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो सवाल यही है आपका, जब एक एडीपी टूटता है, मतलब जब एक एडीपी टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों जब एक एडीपी टूटता है तो आपका जो ऊर्जा मुक्त होता है वो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। यानी 30.5 किलो जूल पर मोल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में है, पायरुवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, CO2 के बारे में बोल रहा है, CO2 जल यानी H2O तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है। यानी जब पायरुवेट, देखिए एक पायरुवेट लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, और इसका विघटन होने के बाद क्या क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा भी हमें मिलता है। कहता है ये क्वेश्चन होता कहाँ है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारी कोशिका होती है, ठीक है ना। कोशिका के दो जगह, एक तो आपका ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, और ये जो बाहरी जो जगह है ये आपका जीव द्रव, क्या है बच्चों, जीव द्रव, ठीक है ना। तो देखिए यही दोनों जगह है जहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा का फॉर्मेशन तब होगा जब आपके पास मिलेगा ऑक्सीजन। कब मिलेगा, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे ऊर्जा का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे ऊर्जा नहीं बनेगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगा तो बच्चों यहाँ पे चलेगा क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। और क्रेब्स चक्र चलने से क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है ना। वो भी कितने, 36 एटीपी, 36 है एटीपी, ठीक है ना। चलिए लेकिन अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा जो जीव द्रव होता है, ये क्या होता है बच्चों, जीव द्रव होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव होता है। देखिए जीव द्रव में जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन एक्चुअल में जाता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तब जीव द्रव में क्या होता है कि यहाँ पे पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, विघटन होता है बच्चों। और इसके विघटन से ही यहाँ पे क्या क्या बनता है, तो CO2 बनता है, CO2, इसके साथ साथ में H2O भी बनता है, और अत्यंत कम मात्रा में आपका एटीपी यानी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। यानी कुल मिलाकर 2 एटीपी, कितने एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है आपका, ये जीव द्रव में होता है। यानी जीव द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव भी बोलते हैं बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, कोशिका द्रव में होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यानी जो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है ना, आप जानते होंगे, केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे इथाइल अल्कोहल के बारे में तो वहां से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल कहाँ पे बनता है। तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल C2H5, H5OH, ये है आपका इथाइल अल्कोहल बच्चों। तो कहता है इथाइल अल्कोहल का किस प्रकार के श्वसन में बनता है।
तो प्यारे बच्चों इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये अवायवीय श्वसन में बनता है। किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी ऐसी श्वसन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन ना हो। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कोशिका में श्वसन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनाता है। यानी फिर से आप इस लाइन को सुन लीजिए, जो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर इथाइल अल्कोहल और इसके साथ साथ में CO2 का निर्माण करता है। इसलिए कैसा हो गया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गया। तो बच्चों जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऐसी क्रिया को तो ही हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 4 में क्या बातें हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए आपको पता है ना कि मुद्रा यानी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोशिका ऊर्जा का मुद्रा, है ना। तो यानी सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा इनमें से किससे मिलता है? एडीपी में मिलता है, या एटीपी में मिलता है, या डीटीपी में मिलता है, या पीडीपी में मिलता है। तो प्यारे बच्चों देखिए एडीपी में हमें कितना मिलता है? डबल मिलता है, और इसमें कितना मिलता है? ट्रिपल मिलता है, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्जा का फॉर्म है आपका। तो यानी यहाँ पे हमें ज्यादा मिलता है, तो इसलिए ऊर्जा का मुद्रा हम किसे कहेंगे? ऊर्जा का मुद्रा हम कहेंगे किसको? एटीपी को। किसको कहेंगे? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन, एडिनोसिन होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, TRI ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये जरूर आप याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में है कि मनुष्य मनुष्य वो भी क्या? मनुष्य में महिला का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो प्यारे बच्चों क्या महिला ट्रेकिया से श्वसन करता है, या गिल्स से करता है, या फिर त्वचा से करता है, या फेफड़ा से करता है? तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे महिला हो या नर हो, ठीक है, लेकिन अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य का जो श्वसन होता है, तो श्वसन अंग क्या होता है बच्चों? श्वसन अंग होता है बच्चों फेफड़ा। क्या होता है बच्चों? फेफड़ा होता है। क्योंकि ट्रेकिया ट्रेकिया से तो हम शोषण करते नहीं है, स्किन से हमारी शोषण होती नहीं है, गिल से मछलियों का शोषण अंग होता है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, और यही तो फेफड़ा हम इंसानों में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किससे हमारा शोषण अंग क्या है? तो फेफड़ा। चलिए तिलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों तिलचिट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तिलचिट्टा में प्यारे बच्चों 10 जोड़ी, कितने जोड़ी? 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 10 जोड़ी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? यानी जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो रिस्पायरेशन के दौरान जो अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों अंतिम प्रोडक्ट जो रिस्पायरेशन के दौरान बनता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस यानी हम ग्रहण क्या करते हैं? हम O2 ग्रहण करते हैं। O2 क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्रेब्स चक्र चला के हमारे लिए क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है, यानी ऊर्जा बनाता है। इस एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है ऊर्जा। चलिए, और आपको पता है कि इसके साथ साथ हमारे बॉडी से CO2 निकलता है, और CO2 में क्या निकलता है कि जो पानी की मात्रा यानी भाप के रूप में निकलता है, यानी H2 निकलता है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अंतिम उत्पाद होता है रिस्पायरेशन के दौरान, उसमें CO2, H2O और एटीपी मतलब ऊर्जा, ये सारी चीज होता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब एक चीज है, क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधे जो रिस्पायरेशन करते हैं कहाँ कहाँ से करते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक पौधा जो होता है रिस्पायरेशन के लिए इसके ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे मैं एक पौधा आपको यहाँ पे नॉर्मली बना के दिखाता हूँ। देखिए ये जड़ होता है, ठीक है ना, और ये पौधे के स्टेम्स ऐसे ऐसे हो गए। तो ये देखिए ये पत्तियां होगी। देखिए पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं बच्चों? रंध्र बोलते हैं। तो पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। पौधे इन रंध्रों से भी क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद ये देखिए स्टेम्स जो होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्टेम्स में, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वात रंध्र। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। वात रंध्र, यहाँ से भी पौधे सांस लेते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे होता है मूल रोम कोशिका। कौन सा कोशिका होता है बच्चों? मूल रोम होता है। यहाँ पे आपका होता है मूल रोम। ठीक है, मूल रोम होता है।
पौधे यहाँ से भी शोषण करते हैं। इसका मतलब हमने ये देखा कि पौधे का जो शोषण अंग है वो क्या होता है, पत्तियां भी होते हैं, तना भी होते हैं और जड़ भी होते हैं। ये सभी जगह से शोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जड़ में भी शोषण कर रहा है, पत्तियों में भी कर रहा है, तनों में भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में इनमें से सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा पौधे अपने हर एक पार्ट यानी जड़ से, तना से, पत्तियों सभी पार्ट से क्या करते हैं, शोषण करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब 9 देखेंगे कि 9 में क्या बोला है। ठीक है, देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र यानी इसमें से कौन सी बीमारी है जो आपका श्वसन तंत्र से क्या है, संबंधित है बच्चों। तो देखिए डायरिया, डायरिया तो है नहीं, इससे मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मधुमेह है ना, डायबिटीज की बीमारी से सांस से कोई मतलब है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है निमोनिया, यानी निमोनिया जो होता है प्यारे बच्चों वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, निमोनिया कैसी बीमारी है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। देखिए निमोनिया में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, इसीलिए निमोनिया क्या हो गया, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। देखिए एक प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो इसका जो आंसर है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये हमारा कोशिका होता है, ये जीव द्रव होता है। जीव द्रव में जो पायरुवेट अम्ल होता है यही टुकड़ा होकर क्या बनाता है, हमारे लिए ऊर्जा बनाता है और CO2 बनाता है। तो वही पायरुवेट अम्ल का टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है बच्चों, तो कोशिका द्रव में। कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपका किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रंध्र समझते हैं ना, रंध्र कहाँ पे होता है बच्चों, पत्तियों में होता है। यानी आपने देखा था कि अगर ये पौधे की कोई पत्ती है तो पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती में प्यारे बच्चों छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र को रंध्र बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं, मतलब रंध्र होते ही नहीं है, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये नहीं होते। इसके लिए तो मुझे एक ऐसी पौधा चाहिए जिससे पत्ती ना हो। तो प्यारे बच्चों क्या आम का पौधा में पत्ती होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, हाइड्रोला में होता है, कनेर में भी होता है। एक ही चीज बता, नागफनी, नागफनी एक ऐसा पौधा था जिसमें पत्तियां नहीं होती है। ठीक है, दैट तने होते हैं, तो इसीलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रंध्र है अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल्दी से 12 का उत्तर क्या होगा। देखिए 12 में बोला है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक, यानी किस प्रकार का श्वसन हम करेंगे उससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, क्या वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि ये जो कोशिका होता है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है तो यहाँ पे 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना बनता है, 36 एटीपी, 36 एटीपी बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये आपका जीव द्रव, यहाँ पे केवल और केवल 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, 2 एटीपी। तो बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे बना, तो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में बना। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। O2 के बिना यहाँ पे नहीं मिलेगा, O2 के बिना यहाँ पे ऊर्जा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब O2 चाहिए। और O2 होने का मतलब हो गया वायवीय शोषण। कौन सा शोषण, वायवीय शोषण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायवीय शोषण। चलिए किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों किण्वन किस में होता है, तो किण्वन जो एक्चुअल में होता है अमीबा में नहीं होता, हाइड्रा में नहीं होता, ये होता है ईस्ट में। किस में होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोला है कि जो आपका ट्रेकिया है किस जीव का श्वसन है, इन ट्रेकिया से कौन होता है, हाइड्रा, कॉकरोच, स्टारफिश या पाइला। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। कौन, कॉकरोच। कॉकरोच किससे लेता है सांस, ट्रेकिया से लेता है। आइए प्रश्न नंबर 15 में बोलता है, 15 में बोलता है कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, यानी जब हम सांस लेकर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो प्यारे बच्चों CO2 निकलती है। चाहे हम सांस लेकर छोड़े या पेड़ पौधा, सब में सांस जो भी लेगा वो CO2 ही छोड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, यानी जब ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है तो इनमें से क्या क्या मुक्त होता है। तो आपको पता है ना कि जब C6 है, H12 है और O6, जब ये पूर्ण तरह से क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है O2 की उपस्थिति में, ये टूट जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या क्या बनाता है, तो हमारी बॉडी में ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बनाता है, H2O बनाता है, और साथ ही साथ बनाता है बच्चों ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि CO2, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सिर्फ ऊर्जा सही है, सिर्फ H2O सही है, यानी इनमें से सभी बनाता था। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में ये बोला गया है कि जो एटीपी होता है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था कि एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो झुंडते किस में है, ये है एडेनिन, ये तो नहीं होगा, एडेनिन नहीं होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ये चीज है।
चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी स्टोमाटा। बच्चों आपको पता होगा कि ये जो पत्तियों में जो स्टोमाटा होते हैं, तो इस स्टोमाटा का क्या काम होता है। तो देखिए ये जो स्टोमाटा होते हैं, यहीं से पौधे क्या करते हैं, पौधे यहीं से जल वाष्प का हरास करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं, है ना। तो ये सब कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ठीक है ना, ये यहीं से करते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 में है कि मनुष्य मनुष्य में नसिका छिद्र, यानी जो नाक का छिद्र होता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। यानी कुल मिलाकर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो नसिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फेफड़ा, ये सारे को सारे क्या है, श्वसन से संबंधित अंग है। तो यानी ये श्वसन तंत्र बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, श्वसन तंत्र बनाता है, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न नंबर 20 में है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, यानी किसको हम कोशिका का ईंधन कहेंगे। यानी जहां पे वो चीज क्या करता है कि ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है कोशिका के अंदर। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ही है ना, C6H12 और O6, यही टूट क्या बनाता है, हमारी बॉडी में ऊर्जा बनाता है। तो यानी ईंधन का काम तो यही कर रहा है, इसके बगैर तो क्रेब्स चक्र चलेगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 में हम लोग देते हैं, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कोड वर्ड तो यही छुपा हुआ है, ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, कितना होता है तीन। तो यानी तीन फॉस्फेट होंगे, कितने होंगे, तीन फॉस्फेट। तो आंसर सी सही हो जाएगा, तीन फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। ये प्रश्न नंबर हम लोग 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन स्थानांतरण, यानी बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है। यानी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अगर सिर्फ हम लोग सांस लेते तो क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः श्वसन, या सिर्फ सांस छोड़ने की बात होती तो निःश्वसन यानी बाह्य श्वसन इसको बोलते हैं। लेकिन जब सांस लेने और छोड़ने की बात होती है तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना, यानी ब्रीथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 23 में है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, अभी वहां ऊपर में देखे भी थे हम लोग, ये प्रश्न फिर से पूछा गया, ये कहा था ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को। आई होप बच्चों की आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर के लिए। और अब तक इस चैप्टर में 2011 से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्नों का एक निचोड़ था आपका, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आने वाले समय में फिर चैप्टर नंबर 3 का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।